हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम आपका क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपका बायोलॉजी का है, क्लास 10th का, और बायोलॉजी चैप्टर 1 है जैव प्रकरण। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम यहाँ पे कराएंगे। आपको वीडियो आने में लेट हो गया क्योंकि इस कंटेंट को हमको तैयार करने में 2 दिन लग गया क्योंकि तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और आपको पहले ही बता दिए कि ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 है और ये बिहार बोर्ड का है, ठीक है। और ये चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है जैव प्रकरण। क्या है? जैव प्रकरण है। इसको हम 3 भाग में हम बांट कर इसका वीडियो को सॉल्व पढ़ेंगे। पहला में नोट्स कराएंगे, पूरा निचोड़ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड के बाद शेयर कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैव प्रकरण है क्या। कहाँ भाग गया जी? ये रहा। जैव प्रकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, वे सभी प्रकरण जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रकरण कहलाते हैं। मतलब जीव जो होता है अनुरक्षण करता है, बचाने का काम करता है। उसको सांस लेना हो गया, ठीक है, वहन करना, खाना पीना खाना, इस सभी चीज़ को जब संयुक्त रूप से जीव अपना अनुसरण का कार्य करता है तो वही मेरा क्या कहलाता है? जैव प्रकरण कहलाता है। जैसे कि जैव प्रकरण की अगर बात करते हैं तो जैव प्रकरण का भाग होता है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन होता है। सबसे पहले पोषण की बात कर लेते हैं। ये पोषण है क्या? तो पोषण की बात करते हैं कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशेष एवं शरीर द्वारा क्या है? शरीर द्वारा अनुच्छन के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। जैसे कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, फिर भोजन पचता है तो शरीर के दौरान इसका कुछ क्या होता है? अनुक्षरण होता है, बाहर निकलता है। इसका जब उपयोग होता है वही मेरा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीव के 2 समूह में बांटा गया है। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है विषम पोषण। तो यहाँ से याद कर लीजिएगा कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं? पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण, ठीक है। चलिए, अगला है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। ये तो 2 प्रकार के होते हैं। अब इसे कहते क्या है? स्वपोषी पोषण हम किसे कहेंगे? तो देखिए, पोषण का वह तीसरा जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कि CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश, अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। बस अगर सरल सीधा भाषा में अगर जान लें तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो जो अपना भोजन खुद बनाए उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पौधे, तो हरे पौधे को किसी भोजन की देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना भोजन खुद क्या करता है? सूरज की रोशनी से, बारिश के पानी से वह ले लेता है, तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा जीव जंतु, पक्षी भी होता है, वह स्वपोषी पोषण बोल सकते हैं क्योंकि पक्षी भी होता है अपना भोजन खुद स्वयं बना लेता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, अगला है विषम पोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीवन अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर होता है। उदाहरण जैसे कि मानव एवं अन्य जीव। मनुष्य क्या है? मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उसको स्वयं नहीं मिलता है, तो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर वो निर्भर रहता है। क्या रहता है? दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर इंसान को अनाज के पर निर्भर रहता है, फल खाता है, फल फूल पर निर्भर रहता है, तो सभी चीज़ पर वो क्या होता है? निर्भर रहता है। फिर पक्षी हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, ये भी सब खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है कि हमें कोई खाने के लिए देगा, ठीक। चलिए, अगला टॉपिक है विषमपोषी स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो यह वो प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ की ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तन कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि C6CO2 प्लस 12H2O से जब मिलता है तो ये प्रकाश संश्लेषण होता है बटा क्लोरोफिन होता है। तो C6H12 प्लस 6 मिलकर CO2 प्लस CH2O बन जाता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए एक कच्चा सामग्री क्या हो सकता है? तो देखिए, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल में प्राप्त कर सकते हैं। अगला उसके बाद है जल, स्थलीय पौधे जैसे कि जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं।
उसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। अब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कौन सी घटना घटती है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से घटना घटती है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या करता है? अपघटन करता है। उसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक ये है रंध्र। हम पढ़ेंगे रंध्र के बारे में, जैसे कि एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे कि ये रंध्र क्या होता है। रंध्र का मतलब होता है स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र और इंग्लिश में स्टोमेटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो पत्ती की सतह जो कि सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। जैसे कि पत्ती देखे होइएगा तो पत्ती में ना रेखा खींचा हुआ रहता है, जैसे कि लाइन टाइप का, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रंध्र कहा जाता है। अब ये रंध्र के प्रमुख कार्य होता है। ये रंध्र जो होता है इसका कार्य क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि हमारे शरीर के हथेली पर नस होता है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर में खून का आदान प्रदान करता है, सभी जगह खून आते जाते रहता है। उसी तरह से पत्ते पर भी होता है, जो कि सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वह पूरा पेड़ पर वह ग्रहण करता है, पेड़ के तना तक जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वर्षा के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है, थोड़ा सा छोटा रुपया नाभिक दिखाई दे रहा है। ऊपर में ये जो वाला भाग को गौण कोशिका बोलते हैं, और ये अंदर में जो ये पतली दिखाई दे रहा है इसको सुरक्षा कोशिका बोलते हैं। और ये ऊपर में जो ये खंड वाला भाग है इसको बोला जाता है रक्त भीति पतली द्वार बोला जाता है, और इसके बाहर वाले को रक्त भीति मोटी दीवार कहा जाता है। और बीच में जो छोटा छोटा जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। चलिए नेक्स्ट है कि विषमपोषी। क्या है विषमपोषी पोषण? ये विषमपोषी पोषण है क्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये 3 तरह का होता है, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण होते हैं। ये 3 तरह का पोषण कहलाते हैं। तो चलिए प्राणी पोषण ये क्या होता है? होलोजोलिक। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे कि अमीबा हो गया, मानव हो गया, ये सब खाना खाता है, तो खाना खाने के बाद ये जो खाना है शरीर के अंदर जाता है और वहाँ पे पचने का काम करता है। लेकिन मृतजीवी क्या होता है? तो मृतजीवी यानी कि सेप्रोफेटिक्स। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, जैसे कि फफूंदी, कवक। जैसे कि कवक देखे होइएगा, जब कोई चीज़ या साग सब्जी जीव जंतु जब वो मर जाता है, सड़ जाता है, गलने लगता है, तो वहाँ पर ऊपर में फफूंदी उड़ने लगता है, उसको बैक्टीरिया कवक आ जाता है, तो वह अपना भोजन वहीं से वह ग्रहण कर लेता है। तो उसे बोलते हैं मृतजीवी पोषण। अब आता है परजीवी पोषण। ये परजीवी पोषण है क्या? देखिए, परजीवी पोषण को बोलते हैं पैरासिटिक्स। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उसमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमरवेल, जू, फीताकृमि। अब जू का मतलब होता है ढील। अब इसे भोजन चाहिए, लेकिन भोजन लेने के लिए दूसरे शरीर के अंदर में घुस जाएगा और वहाँ से अपना शरीर का भोजन ले लेगा। जैसे कि अमरवेल क्या होता है? लता होता है। क्या होता है? एक लता होता है, जड़ी बूटी भी उसको प्रयोग करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अमरवेल क्या करता है? कोई पेड़ पर अगर हम अमरवेल के छोटे से भी भाग को रख देते हैं तो अमरवेल क्या करता है? वो पूरे अपना भोजन उस पर छाकर ले लेता है। फिर उसी तरह से जू होता है, जो खटमल हो सकता है, जिसको अपनी भाषा में ढील बोलते हैं। सॉरी, ढील अलग होता है, खटमल अलग होता है। तो जू यानी कि ढील जो होता है शरीर, मनुष्य के शरीर यानी कि बालों में घुस जाता है और वहाँ से वो खून को चूसता है, अपना भोजन बना लेता है। उसी तरह से खटमल होता है, बिस्तर में रहता है, वह धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में चढ़ जाता है, खून चूस लेता है। तो इस तरह से वह जो जीव कहलाता है परजीवी कहलाता है। तो चलिए आपको पता चल गया कि प्राणी सम, मृतजीवी और परजीवी पोषण किसे कहते हैं। अगला है अमीबा की बात करते हैं। ये अमीबा है क्या? आप देख सकते हैं अमीबा का जो सीक्वेंस लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। उसके बाद खाद्य रिक्तियाँ होता है। खाद्य रिक्तियाँ में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है। जो कठिन होता है उसे चबाकर खाकर उसे आसान कर देते हैं। बचा हुआ अपचय कोशिका सतह की ओर गति करती है और यह पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। ये जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने का सीक्वेंस है, खाना कहाँ पे आता है, कैसे आता है, क्या काम करता है, फिर वह बाहर कैसे निकलता है। अगर खाना खाए अगर बाहर नहीं निकले तो मानो कि आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीमारी का रूप हो जाएगा और फिर आदमी का बहुत बड़ा बीमारी फैलेगा और मर जाएगा। इसीलिए भगवान भी बनाए तो सब कुछ सोच समझ कर बनाए हुए हैं। क्या किया है? सब कुछ सोच समझ कर। अगला है पैरामीशियम पोषण। क्या है? पैरामीशियम में पोषण। ये क्या होता है? तो देखिए, पैरामीशियम जब पहले बताएगा पश्याम बनेगा। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है।
तो मनुष्य में पोषण की जो क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि पहला अंतःग्रहण, पाचन, अवशेष, और उसके बाद स्वांगीकरण और वही क्षेपण होता है। तो इस तरह की जो मनुष्य की जो पोषण की क्रिया होती है अलग अलग होती है। आहार नाल मूल रूप से मुंह के गुद्दा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। मुख भोजन के अंतर्ग्रहण होता है। दांत भोजन को चबाने का काम होता है। जीभ भोजन के लार की सारी पूरी तरह से मिलाना होता है। जीवा का मतलब जीव होता है। जो भोजन जब हम लोग करते हैं तो जीभ क्या करता है, लार बनाता है और खाने को पचाने में सबसे ज़्यादा सहायता लार करता है। अगला अब यहाँ से टॉपिक के हिसाब से समझिएगा और पिक्चर से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्रण बनाए। जैसे कि यहाँ पे चित्रण दिया गया है, क्लास 10th का ही है। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं, ये खाना कहाँ पे आता है, इस पेट में आता है। तो सबसे पहले जो खाता है जीवा का मतलब जीभ यहाँ पे है। उसके बाद ये मुख गुहा हो गया जो यहाँ पे आप नली देख रहे हैं। और ग्रासिका का मतलब होता है ये पाइप जो आप दिखाई दे रहा है आपको, इसी को ग्रासिका कहते हैं। खाना जब खाते हैं तो इसी पाइप से होते हुए यहाँ तक आता है। सबसे पहले वो कहाँ आता है, अमाशय में आता है। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है जिसको हम पेट बोलते हैं, वो सबसे पहले कहाँ पे आता है, अमावस्या में आता है। अमावस्या में आने के बाद ये कहाँ जाता है, तो ये अमावस्या में आने के बाद ये जाता है क्षुद्रांत में जाता है। अग्नाशय से होते हुए फिर वो वृंदक यानी कोलोन में जाता है। और कोलोन में जाने के बाद फिर ये पेरिसोकिया में जब पहुँचता है। और जब ये सबसे गुजरते हुए ये गुद्दा द्वार यानी कि मल द्वार तक आ जाता है, जिसे अपनी भाषा में बाथरूम कहते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से ये सभी चीज़ होते हुए करते करते यहाँ से निकल जाता है। अगर सोच लो कि अगर खाना अगर इसी में रह जाए, अगर ये ना निकले तो सबसे बड़ी बीमारी क्या हो जाएगा। आदमी का शरीर से बदबू देना, शरीर में गंध देना, शरीर में हर तरह का बीमारी देना, तो यहाँ से शुरू होता है। देखिए इसकी तरह से जानवरों का भी जानवर भी क्या होता है, और उसी तरह से गाड़ी घोड़ा का भी होता है। मान लेते हैं कि मोटरसाइकिल में क्या होता है, हम पानी पीते हैं लिक्विड होता है, उसी तरह से गाड़ी में तेल डालते हैं लिक्विड होता है। खाना खाते हैं अपनी भोजन, उसी तरह से गाड़ी में हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं मोबिल। क्या डालते हैं, मोबिल डालते हैं। तो मोबिल डालने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों महीनों दिन के बाद उसको भी मोबिल को चेंज किया जाता है, निकाला जाता है। अगर मोबिल चेंज नहीं होगा टाइम के हिसाब से, अगर टाइम उसका है 1 महीना 2 6 महीना जितना भी टाइम है मोबिल का, अगर नहीं निकालेंगे तो उसमें वो गाड़ी से धुआं देने लगता है, गाड़ी ख़राब हो जाता है। उसी तरह से हम लोग का ये क्या है, इंजन है, ये मशीन है। अगर इसमें गंदगी रह जाएगा तो बाहर में क्या हो जाएगा, बहुत तरह का गंदगी हमारे शरीर से निकल नहीं पाएगा, तो शरीर में बीमारी हो जाएगा। तो इसीलिए हमें गंदगी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ से आ गया श्वसन नली हो गया, जिससे कि नासा द्वार हो गया, मुख गुहा होगा, ग्रास नली हो गया। ये जो पाइप को दिखा जा रहा है स्प्रिंग, इसको श्वास नली बोलते हैं। उपस्थित वलंब है, फुफुंद है, पसली है, जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ये पसली हो गया। ठीक है, इसको श्वसन नली द्वार कहते हैं, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। फेफड़ा का श्वसनकिया है, क्रीपेस कोशिक है और ये डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी है इंपॉर्टेंट चीज़ है देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मानव श्वसन क्रिया। ये मानव श्वसन क्रिया क्या होता है, तो इसके मानव श्वसन क्रिया के भी 2 तरह का होता है, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। अंतः श्वसन क्या होता है, तो अंतः श्वसन के दौरान वृक्षीय गुहा फैलती है। क्या होता है, इसमें वृक्षीय जो गुहा होता है वो सभी तरफ फैलने लगता है। पसलियों में संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती है, वर्च ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। वायु में गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भरती रहती है। अब जैसे जैसे हवा लेते रहते हैं दाब उसका बढ़ता है और फेफड़ा में हवा जाता है और वह फूलता है। उच्छ्वासन में क्या होता है, उच्छ्वसन में कि विच्छेद गुहा में अपने मूल के आधार पर वापस आ जाता है। पसनलियों की पेशियाँ स्थित हो जाती है, वह अपने स्थान को वापस आ जाता है और इस तरह से वायु का दाब बढ़ जाता है। वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े के बाहर हो जाते हैं। अगला है ये अंतःश्वसन। ये अंतःश्वसन है क्या, तो सांस द्वारा वायुमंडल में गैसों को अंदर जो हम ले जाते हैं उसे अंतःश्वसन कहते हैं। जैसे कि हम सांस लिए, तो सांस जब लिए तो गैस कहाँ गया, हमारे अंदर गया, तो जो अंदर जो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतःश्वसन। अब आता है उच्च श्वसन। फेफड़े में वायु या गैस से बाहर निकलना, ये कहलाता है उच्च श्वसन। अब आता है स्थलीय जीव। श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करना ही स्थलीय जीव कहलाता है। अगला है जो जीव जल में रहता है उसे क्या कहते हैं, तो जो जल में विलय ऑक्सीजन का प्रयोग करता है उसे जलीय जीव कहते हैं। अगला है संवहन। ये संवहन है क्या, संवहन किसे कहते हैं, संवहन कितने प्रकार के होते हैं, तो देख लीजिए। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यकता पदार्थ को निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। पहला हृदय होता है,
रक्त नलिका होता है जिसको ध्वनि शिरा कहते हैं, वहन माध्यम यानी कि रक्त व लसिकाएँ, ये सभी अलग अलग भाग में इसे बांटा जाता है। अब यहाँ से भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये यहाँ से आपका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये जो लिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको चित्र के माध्यम से और कुछ आपको समझ में बहुत आसान हो जाए। पहला है, क्या कहता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित यंग निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, तो ये सभी का जो भाग होता है अलग अलग भाग में वह हमारे शरीर से होते हुए निकलता है, शुद्धिकरण करता है। ये शरीर में क्या करता है, गंदगी चीज़ को बाहर निकाल कर फेंकता है। जैसे कि समझ लीजिए कि जब गन्ना को हम डालते हैं तो उसमें जूस निकलता है, तो जूस निकलता है और वो जो गंदगी जो होता है यानी कि जो बाद में जो बच जाता है उसके निकाल देते हैं ना। उसी तरह से जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान जो मेन चीज़ होता है हमारे शरीर में लग जाता है, ठीक है, जिससे हमारा मांसपेशियाँ बनता है, मांस बनता है, और जो वेस्ट होता है वह गुद्दा के माध्यम से बाहर निकलता है। जैसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसके अंग जो होते हैं 4 तरह के कौन होता है। एक जोड़ा वृक्ष यानी कि किडनी, आप इधर देख सकते हैं ये और ये। एक जोड़ा का मतलब होता है 2, तो ये किडनी हो गया। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी होता है। अब जैसे कि मूत्रवाहिनी देखिएगा तो मूत्रवाहिनी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है मूत्रवाहिनी, ये 2 भाग है, एक भाग इधर निकला हुआ है, एक भाग इधर है, ये मूत्रवाहिनी है। क्या है, ये मूत्रवाहिनी है। एक मूत्राशय होता है, क्या होता है, मूत्राशय, जैसे कि यहाँ से ये जो मूत्राशय हो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आके निकल जाता है, ठीक है, तो ये मूत्राशय हो गया। एक मूत्र मार्ग होता है जिसके यूथेरिया कहते हैं, यूथेरिया, ठीक है। तब यहाँ पे देख लीजिए कि मूत्र यूथेरिया का है मूत्र मार्ग, ये मूत्राशय हो गया, इसमें आकर मूत्र क्या होता है, इसमें एकत्रित होता है और मूत्र मार्ग यहाँ से निकलता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 लेयर आया, यहाँ से लेयर आया और यहाँ से एक लेयर निकलता है, यानी कि इसमें से जो लेयर आया एक से लेयर, अच्छा आगे हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे तो फिर एक्स्ट्रा हम बताएंगे, फिर आपको हम कुछ पहले बता देते हैं। अगला है कि विरेचक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। जैसे कि विरेचक में मूत्र बनने के बाद, विरेचक मतलब क्या होता है, ये जो विरेचक जो होता है ना, जिसको अंडा बोलते हैं ना, ये ऐसे अंडा होता है। कैसे होता है, एक बार फिर से बना देते हैं बढ़िया से, अंडा ये वाला, इसी में विरेचक, इसी को विरेचक कहा जाता है। और इसी में क्या होता है, इसी में क्या होता है, मूत्र जमा होता है। क्या होता है, मूत्र होता है। अब आगे थोड़ा समझिएगा मूत्र कहाँ होता है, ऐसे ध्यान से। तो ये मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होते हुए, ये मूत्रवाहिनी कहाँ गया आपका, मूत्रवाहिनी ये हो गया, यानी कि ये वाला पाइप मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्राशय कहाँ पे, मूत्राशय ये रहा, इसमें एकत्रित होता है और यहाँ पे एक नली होता है जिससे वह निकलता है। मूत्र बनने के उद्देश्य से रुधिर में सोमजन हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को छानकर बाहर करना होता है। अब ये निकलता क्या है, ये हानिकारक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर से छनकर कचरा वेस्ट बाहर निकल जाता है। अभी सभी को पता करेंगे इसको क्या क्या कहते हैं। पहला जो भाग होता है पीला जो दिखाई दे रहा है, इसे एडिनल ग्रंथि कहते हैं। ये जो लेल वाला पट्टी है रेड वाला, उसे विरेचक धमनी कहते हैं। और यहाँ से जो ये सिरा निकला उसे विरेचक सिरा बोला जाता है। और इसे विरेचक यानी कि इसको किडनी कहते हैं। इसको जो लाल वाले भाग को इसको महाधमनी बोलते हैं। और ये लाल वाले यहाँ से जो ये भाग निकल कर आया है इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। उसी तरह से इसको कंटेंट्स कहा जाता है, इसे मेंडुला कहते हैं, इसे पेंसिल कहते हैं, इन्फिक्शन वेना कावा कहते हैं और इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ हम ये बताना आपको चाह रहे थे कि मूत्र मार्ग और एक वीर्घ मार्ग होता है, वीर्य, थोड़ा सा इसको समझिएगा। एक होता है वीर्य, एक होता है मूत्र। मूत्र ये दोनों एक ही रास्ता से निकलता है, लेकिन दोनों का रास्ता आता अलग अलग से, लेकिन निकलने का मार्ग एक ही होता है, इसी से निकलता है। अब यहाँ से मूत्र मार्ग यहाँ से आकर यहाँ बढ़ गया, इसमें से निकल जाता है। और यहाँ से वीर का पात होता है, यहाँ से ये वीर यहाँ से होते हुए ये निकलता है, लेकिन दोनों का रास्ता आता है अलग अलग से, लेकिन निकलता है एक ही जगह। अगला है विरेचक में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। ये मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो विरेचक में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसको विक्राणु, जिसको नेफ्रॉन कहलाती है। विक्राणु में मुख्य भाग इस प्रकार है। पहला भाग क्या है, कोशिका गुच्छ, यानी कि ग्लोमेरुलम में यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये गुच्छा की तरह आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है। दूसरा तो विपिंड संपुटी होता है, उसका नलिका भाग होता है, संग्रह ध्वनियाँ होता है। अगर इसको देखा जाए तो एक तरह का जो अभी हम बताए हैं ये वाली भाग
ये इसी भाग का ये संक्षिप्त रूप में इसे दर्शाया गया है कि उसके नस में क्या क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ से जो ये भाग होता है इसे बोलते हैं गोलमेज विक्राणु का भाग या नलिका बोलते हैं। इस वाले भाग को वुमेन संपुष्ट कहते हैं, कोशिका ग्रंथ कहा जाता है, विरकक ध्वनि और शाखा बोला जाता है। और यहाँ से ये जो भाग होता है उसे विरसक ध्वनि कहते हैं, जिसका कोई भी आहट कोई भी फीलिंग हमें उससे पता चल जाता है। और ये खारा जो सिंहत है इसे बोलते हैं संवाहक धावनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विरकक विक्राणु की रचना हम पहले जो ऊपर में उसी का बताया है कि कोशिका गुच्छन निसंदेह क्या होता है। जब विरसक ध्वनि की शाखा विक्राणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीबो अम्ल और अन्य नाइट्रोजन सिद्ध पदार्थ कोशिका सूक्ष्म में क्षण कर वोमेन संपुष्ट में आ जाते हैं। वर्णात्मक पुनः अवशेषण विषाणु और नलिका भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण एवं जल पुनः अवशेषित होते रहता है। हम बात करते हैं नलिका सावन की। यूरिया अतिरिक्त जल का लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ विक्राणु की नलिकाएं भाग के अंतिम सिरे में रहता है। वह मूत्र का निर्माण करता है। वहाँ मूत्र का संयन मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय की अवस्था और में रहते हुए मूत्राशय के दाब बढ़ाता है और मूत्रांक बाहर निकल जाता है। जब वो मूत्राशय जब भर जाता है आपके अंदर जब आ जाता है तो वहाँ से वो कंट्रोलिंग नहीं होता है। जो भी गंदगी पदार्थ होता है वह धक्का देता है बाहर निकलने के लिए। अगर जब हम उसे ज़्यादा देर तक रोकते हैं, जब बर्दाश्त नहीं होता है तो भाई तो उसको तो करना ही है, लेकिन जब बर्दाश्त करते रोकते हैं तो फिर वहाँ से जो पदार्थ होता है फिर वही पदार्थ हमारे शरीर के अंग भाग में वह एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसीलिए जब आपको कभी मल मूत्र आए तो बर्दाश्त नहीं करना है, जल्दी जाना है, क्योंकि ये सब चीज़ रोकने की चीज़ नहीं होती है। अगला हम बात कर लेते हैं कृत्रिम विरसक का, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी। अब ये आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है? तो कृत्रिम विरसक यानी कि अपोहम, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों की रुधिर में से विरसक की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किया जाता है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क के प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निदान विर्स में होता है, जिसमें उत्सर्जित मूत्र का मार्ग 1.2 लीटर है। शेष निःशुल्क विर्स नलिकाओं में पुनः अवशोषित होते रहता है और हो भी जाता है। अगला है पादप में उत्सर्जन। ये पादप में उत्सर्जन कैसे करेगा? क्या है कि पादप में उत्सर्जन करने की प्रक्रिया क्या होता है? तो वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिथि जल को छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाएं रिक्त में संचित होते रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि उत्पाद, रेजिटन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइमल में संचलित होते रहता है। ये सब कहलाता है हमारा उत्सर्जन कहलाता है। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थ का अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर लेता है, जो साफ सुथरा नहीं रहता है। अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट पदार्थ होता है, अपने आसपास के मृदा में क्या करता है, मिट्टी में उसे अवशोषित कर रख लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सभी मैंने आपको करा दिया। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। अगर इक्का दुगा अगर छूटा होगा तो हम उसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में उसे हम मैनेज कर लेंगे, उसे हम कवर कर लेंगे। लेकिन जितने भी वन शॉट नोट्स जो होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, थोड़ा बुक का पूरा निचोड़ था जो आपके लिए तैयार किया गया था। तो यही वीडियो अगर यही चीज़ अगर दूसरे से लेते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है और यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे पहले तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू, क्योंकि वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।